अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का जिला स्तर से तहसील स्तर तक सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जयपुर में राष्ट्रीय रावणा राजपूत प्रतिनिधि सम्मेलन या यूँ कहिए अधिवेशन, जिसका हम आयोजन नवंबर 2022 में करने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में एक संक्षिप्त आपको सूचना दे रहा हूँ। हम राजस्थान में लगभग 20 जिलों में हमारा जो संगठन है, अभी हमने 4 या 5 जिले कवर किए हैं और आने वाले 15-20 दिन में, 1 महीने में हम सारे जिले कवर करेंगे। तो हम कहीं तहसील स्तर पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन इस संदेश के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय स्तर का जो प्रतिनिधि सम्मेलन हम रखने जा रहे हैं रावणा राजपूत समाज का, इसके अभी तक 4 प्रमुख उद्देश्य हमारे सामने आए हैं। पहला उद्देश्य ये है कि हमारे पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज की जनगणना सामने आए। और इसके लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हो चुका है। अब ये राज्य केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वो आगामी राष्ट्रीय जनगणना जो प्रोग्राम है उसमें वो जाति आधारित जनगणना कराए या नहीं कराए। लेकिन जाति आधारित जनगणना होती है तो उसके हमें 2-3 लाभ हैं। पहला ये लाभ तो ये है कि हमारी जाति की क्वांटिटी कितनी है, किस जिले में, किस विधानसभा में, ये हमें पता चलता है। दूसरी बात कि जितना हमारा प्रतिशत है उतना ही हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके लिए एक संवैधानिक जो बेस है, आधार है, वो इस जाति आधारित जनगणना के आधार पर हमें मिलता है। इसलिए प्रथम मुद्दा जो रखा है हमने, वो समाज हित का मुद्दा है सार्वजनिक रूप से। दूसरा हमारा मुद्दा है कि केंद्र और राज्य की जो ओबीसी की सूची है, जिसपे हमें यहाँ 11 नंबर में रखा हुआ है क्रम संख्या पे राजस्थान में, हम ये चाहते हैं कि दरोगा, हजूरी, वजीर, इन शब्दों को यथावत रखते हुए ब्रैकेट में किया जाए और रावणा राजपूत शब्द को अलग से उसमें छोड़ा जाए, ताकि किसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी भी दरोगा, हजूरी, वजीर अगर चल रहा है तो वो रावणा राजपूत समाज के नाम से अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। दूसरा इसका लाभ ये है कि हम यदि राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन के लिए जाते हैं तो उसमें भी एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड ओबीसी की सूची से ही आता है कि ये सिमिलर जातियाँ हैं, दरोगा, हजूरी, वजीर, और ये रावणा राजपूत भी है, तो हमें वहाँ भी इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि इनको हटा दिया जाए, विलुप्त कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी में सूची में संशोधन करके और दरोगा, हजूरी, वजीर को ब्रैकेट में रखा जाए। तीसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है कि जब हम अभी बांसवाड़ा, डूंगरपुर के दौरे पे थे, तो टीएसपी क्षेत्र के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि एज ग्रुप के अंदर जो छूट मिलती है वो भी वहाँ पर लागू नहीं होती है, जबकि टीएसपी में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन एसटी और एससी का है। यानी एसटी का भी कम है, 5% है, लेकिन एसटी का 45% है। यदि आपने टीएसपी एरिया क्षेत्र घोषित किया है तो आपने उनको लाभ देने के लिए घोषित किया है कि साहब इनकी आबादी एसटी की सबसे ज़्यादा है, इसलिए इनका रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसी कारण से आपने टीएसपी में घोषित कर दिया। लेकिन अगर हम पिछड़े वर्गों की तुलना करें, आरक्षित वर्ग की तुलना करें, तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है ओबीसी के लिए कि आप ओबीसी का जो सबसे बड़ा तबका है आज हिंदुस्तान में, उसका सबसे बड़ा तबका राजस्थान में भी है और सबसे बड़ा तबका इन टीएसपी क्षेत्र में भी है, जिनका 21% रिजर्वेशन जो है वो ऑथेंटिक संवैधानिक रूप से है, वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें 21% दें, लेकिन आप हमारी वहाँ संख्या अगर 20% है, 18% है या 15% है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हमें भी रिजर्वेशन दें और इस विसंगति को दूर करें। इसलिए हम ये डिमांड भी रख रहे हैं कि टीएसपी क्षेत्र में भी जो है ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए और पॉलिटिकल सीटों में भी, जहाँ पंचायत राज में चुनाव में रिजर्वेशन का प्रावधान है, वहाँ पर भी बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए और विधानसभा सीटों में भी होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि 45% कम्युनिटी ही पूरी विधानसभा सीट लेगी तो पार्लियामेंट लेके बैठ गए। ये आगे हालांकि आगे की बड़ी लड़ाई है। और चौथा मुद्दा जो है वो है हमारा कि हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर जो हमें अलग अलग शब्दों से बोला जा रहा था, काफ़ी किताबों में प्रकाशकों ने संशोधन किया है। आने वाले समय में चाहते हैं कि राज्य सरकार भी जो है पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं जो सरकारी प्रेस से छपती है और सरकारी सिलेबस के अंदर हैं, उनमें भी संशोधन चाहते हैं। इन 4-5 मुद्दों के द्वारा हम ये राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे जो हमारा दूसरे जो बिंदु और हैं, वो सबसे बड़ा बिंदु है कि नेशनल लेवल पे हम अखिल राजस्थान राणा राजपूत महासभा का जो संगठन है, इसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे। क्योंकि सभी प्रदेशों के अंदर जो भी व्यक्ति राणा राजपूत है वो कहीं ना कहीं राजस्थान से उठ करके गया है, तो हम उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, क्या ढांचा रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसकी सारी चर्चा हम उस सम्मेलन में करने वाले हैं और इसका विस्तार करके हम उसको नेशनल लेवल पर ले जाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा एक बिंदु और है कि समाज के जो आइकॉन हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ समाज में डोनेट कर दी है, ऐसे महापुरुषों को हम जिला स्तर से ढूंढ रहे हैं। कुछ फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उसके लिए हमने खुला कहा है कि आप जिले वाइज सूचियाँ बना के हमें दें, उनके फ़ोटो दें, उनका बायोडा दें, उनकी बायोग्राफी दें। ऐसे कोई क्रांतिकारी लीडर रहे हो पॉलिटिकल जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हो किसी पद पे रहते हुए, ओहदे पे रहते हुए, तो हम उसको हमारा समाज का आइडियल और आइकॉन मानते हैं। आज हम आइडियल और आइकॉन की जो बात करते हैं समाज में, आइडियल और आइकॉन किस बिहार पे माने उसको? क्या उन्होंने समाज में कभी कोई काम किया, या देश के हित में, राष्ट्र के हित में कोई काम किया, या कोई उन्होंने अपना निजी अपना न्यौछावर कर दिया हो? यही 4-5 बिंदु होते हैं जिसकी वजह से हम आइडियल और आइकॉन मानते हैं। हम उठा करके किसी को भी आइडियल और आइकॉन मान लें जिनका समाज में 1 रुपये का योगदान नहीं रहा उनके जीवन में, 1 घंटे का उन्होंने समय नहीं दिया उस समाज में, और हम उनको आइकॉन और आइडल बोल देते हैं इस वजह से कि साहब दुनिया उनको पूज रही है, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। आज जोधपुर में पन्नेलाल सिंह जी हैं, इनकी बदौलत पूरे मारवाड़ में शिक्षा से बैन हटा। आज उमेर स्कूल और सुमेर कन्या स्कूल जो जोधपुर की चल रही है, जिस जमीन पे धरा पे, आज वो देन सबसे बड़ी देन पन्नेलाल सिंह जी की है। आज हमारे डिग्गी मालपुरा के कामदार थे बख्श सिंह जी चौहान, उनका दिया हुआ पैसा रुपया, उससे आज पूरा मारवाड़ का ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे जोधपुर के अंदर। उन्होंने ऐसे भामाशाह रहे हैं समाज में जिन्होंने बहुत पैसा दिया समाज को आगे लाने के लिए। ऐसे लोग आइडियल हो सकते हैं, आइकॉन हो सकते हैं। ऐसे गुमनाम आइडियल आइकॉन और हैं जिन्होंने पुष्कर के अंदर जो ज़मीन दी है, जिसको मंदिर को हम 4 भुजानाथ जी का मंदिर कहते हैं, ठाकुर जी का, जिसमें हम मीटिंग और रैलियाँ करते हैं। ये महासभा जो है मेन रूप से, केंद्रीय रूप से वहीं से उठी हुई है, और वही केंद्रीय कार्यालय इस महासभा का है आज भी। आज उस व्यक्ति का नाम तक मैं भी नहीं जानता कि उस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने वो पूरी ज़मीन अपनी डोनेट कर दी समाज में। मैंने कहा है हमारी टीम को अजमेर की, वो मालूम करके बताएं। ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं हमारे शाहपुरा भिलवाड़ा में, धनरूप जी चौहान, जिन्होंने गौ हत्या के लिए हैदराबाद निज़ाम के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर रहते हुए स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने कार्यकाल में 3-3, 4-4 नौकरियां करी है स्टेट टाइम पे। एक नौकरी नहीं करी, 3-4 नौकरियां करी, और नौकरी भी वो ऐसी नहीं कि पैसे वाली नौकरी, फ्री की नौकरी थी। और उन्होंने आज आर्य समाज की स्थापना की है पुलिया कला में, और बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की, उसके संस्थापक हो रहे हैं। ये सारा उन्होंने अपने निजी उससे किया। तो मैं चाहता हूँ कि हम आइडल और आइकॉन माने, अच्छी बात है समाज में। ये उदाहरण भी, ये प्रेरणा देते हैं आगे समाज के लोगों को कि उन्हें क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें जो है आपसे हमारे बीच में आएगी, और हम माध्यम हैं महासभा के, हमारे द्वारा पूरे समाज में वो चीज़ फैलेगी। तो मैं आज की अपनी बात संक्षिप्त रूप में यही समाप्त करने जा रहा हूँ। साथियों, कम शब्दों में पूरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।